हेलो दोस्तों। सब कैसे हो? आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि 9 सितंबर 2025 को हमारे देश में दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे और वो इलेक्शन में जीत सीपी राधाकृष्णन जी की हो गई है। उससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे। 2022 से 2025 तक उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला, लेकिन 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अचानक रिज़ाइन कर दिया। वो रेजिग्नेशन के पीछे दो वजह डिस्कस की जाती है। पहली वजह यह है कि कहा जाता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज काफ़ी थे, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। सेकंड रीज़न ये भी बताया जाता है कि कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, उस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया था। और 21 जुलाई 2025 से लेके 9 सितंबर 2025 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली थी। वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली इंडिया का सेकंड सिटीज़न होता है। जैसे फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया इंडियन प्रेसिडेंट होता है, वैसे सेकंड सिटीज़न हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो हम लोग बधाई देना चाहेंगे कि सीपी राधाकृष्णन जी ने ये इलेक्शन अच्छे मार्जिन से जीत लिया है। वो जिनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े थे वो इंडिया अलायंस के बी वो इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। इंडिया अलायंस मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बोलते हैं। यह इंडिया अलायंस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ऐसे कई पार्टियां मिलके एक अलायंस बनाया हुआ है। और सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए से कैंडिडेट थे। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलायंस बीजेपी, शिवसेना, नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार गुट से बिलोंग करती है, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे इनकी पार्टियों से मिलके ये अलायंस बना हुआ है। ये इलेक्शन में सीपी राधाकृष्णन जी को 450 वोट्स मिले हैं, 452 वोट्स मिले हैं, और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट्स मिले हैं। तो ये इलेक्शन एक्चुअली होता कैसे है? ये जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस है उसमें हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो एमएलएज होते हैं वो इस इलेक्शन में शामिल नहीं होते। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये इलेक्शन में हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, फिर वो लोकसभा से हो और राज्यसभा से, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। लोकसभा में हमारे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है और राज्यसभा में 245 है। तो इस हिसाब से 788 टोटल होती है। तो जो 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें 12 एमपीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया और हमारे सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट्स और उनके अपोनेंट को 300 वोट्स मिले, और ऐसे 152 के मार्जिन से सीपी राधाकृष्णन जी ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी का जीवन आज तक कैसे था वो हम लोग जान लेंगे। 4 मई 1957, 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में उनका जन्म हुआ। तिरुपुर, आप अगर बहुतों को नहीं पता होगा, ये बहुत फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और उनकी फैमिली मिडिल क्लास घर से वो बिलोंग करते थे। उनके फादर का नाम के पोन्नुस्वामी था, उनकी मदर का नाम के जानकी था, उनकी वाइफ का नाम सुमति था। उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। वो तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में जो वीओ चिदम्बरम कॉलेज है वहाँ से वो पास आउट हुए। जब कॉलेज के दिनों में उन्हें वो टेबल टेनिस चैम्पियन थे, प्लस वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर में भी अपनी रुचि रखते थे। 16 साल की उम्र से उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की। आरएसएस में एज ए स्वयं सेवक
वो अपनी सेवा देते थे। 1974 में वो जनसंघ जनसंघ करके एक पार्टी थी पहले, जो 1951 में बनी थी। तभी जब देश आज़ाद होने के बाद दो ही सबसे मेन पार्टीज बोलते हैं, वैसे आप बोल सकते हो। वैसे एक कांग्रेस थी और एक जनसंघ थी। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। तो 1957 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी ये कमिटी मेंबर बने जनसंघ के 1974 में। पॉलिटिक्स में ये एंटर हुए 1998 में। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीत लिया था और 1998 से 2004 तक इन्होंने लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यभार संभाला था। 2003 से लेकर 2006 तक इन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट का भी कार्यभार संभाला तमिलनाडु में। ये गवर्नर भी रहे थे तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे पुदुचेरी के 2024 में। जब ये झारखंड के गवर्नर थे 2023 से लेकर 2024 तक इन्होंने झारखंड के गवर्नर का पदभार संभाला था। और उस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी। तभी इन्होंने झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम के वहाँ के लोगों से बातचीत की थी, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से बातचीत की थी और उन्होंने वहाँ के लोकल प्रॉब्लम समझ के लेने की कोशिश की थी। वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर रहे हैं। जुलाई 2024 से लेके परसों 9 सितंबर 2025 तक वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। जब भी एकनाथ शिंदे की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी उन्होंने ऐसे महाराष्ट्र के गवर्नर का पदभार संभाला था। इनके पूरे पॉलिटिकल जर्नी की एक ख़ास बात, मतलब जब भी ताइवान में इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा था, तभी वो सीपी राधाकृष्णन जी इस डेलीगेशन के एक मेंबर थे। और उन्होंने जब बीजेपी तमिलनाडु का एज ए प्रेसिडेंट कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने एक रैली कंडक्ट की थी, एक रथ यात्रा कंडक्ट की थी जो 19,000 किलोमीटर की थी, जिसे पूरा करने के लिए 93 डेज लगे थे। और रथ यात्रा कंडक्ट करने के पीछे का एक मेन रीज़न था, उनकी मांग थी कि लिंकेजेस ऑफ रिवर, मतलब देश में जितनी नदियां हैं उन्हें एक साथ जोड़ना, और टेररिज्म के ख़िलाफ़ और ड्रग्स के ख़िलाफ़ ये रथ यात्रा थी। और ये रथ यात्रा में उनकी मांग ये भी थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो जाए। और 2016 में जब ये कोइर बोर्ड के चेयरमैन थे, जो कोच्चि में है, कोइर मतलब एक नारियल का ही पार्ट होता है, उसे जूट भी बोलते हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार इन्होंने 4 साल के लिए संभाला था। और उस वक्त इंडिया ने 2,532 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट है। इंडिया ने 2,532 करोड़ का कोइर एक्सपोर्ट किया था। 2020 से लेकर 2022 तक वो ऑल इंडिया इंचार्ज ऑफ बीजेपी जो केरला में है उसका भी कार्यभार संभाला। और अभी 9 सितंबर को वो वाइस प्रेसिडेंट बने। अभी 12 सितंबर आने वाले शुक्रवार को वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, तो उन्हें हम शुभकामनाएं देंगे। और ओवरऑल इनका पॉलिटिकल जो जर्नी था वो एक अच्छी छवि के नेता का ही था। और आप इस तरह के और जानकारी जानना चाहोगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।